नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा के वर्ण परिचय भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहले 2 अध्याय में हमने वर्णों के बारे में विस्तृत महेश सूत्र और उसके बाद में स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम इस भाग के अंतर्गत व्यंजनों के बारे में वर्णन करेंगे या विचार विमर्श करेंगे। संस्कृत भाषा में वर्ण व्यंजनों को हल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आइए हम इसकी परिभाषा के बारे में विचार विमर्श करते हैं। जैसे इन्हें संस्कृत में हम हल भी कहते हैं और हिंदी में व्यंजन यानी व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजनानाम उच्चारणाम स्वराणाम सहायतायां भवति, यानी कहने का अर्थ है जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात व्यंजने स्वरस्य योगा न भवति तस्मिन् हलन्त चिह्नः प्रयुज्यन्ते। और जब व्यंजन के अंतर्गत जो स्वर का योग नहीं रहता है तो उसके नीचे हल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ये क, तो ये जो क है ये जो इसमें ये ऐसे बनता है क घन क, यानी जब व्यंजन के अंतर्गत स्वर का संयोग रहता है तो हल का चिन्ह प्रयोग नहीं करके हम उसको ऐसे लिखते हैं, और जब स्वर का इसके अंतर्गत प्रयोग नहीं होता है उस समय केवल ये हल के रूप में लिखा जाता है और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। और ये देखिए ये तो नीचे ये जो लगा हुआ होता है हल, ये जो है बिना स्वर के सहयोग से व्यंजन का उच्चारण है। अब संस्कृत भाषा के अंतर्गत 30 व्यंजनानि सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन है माने जाते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए जो है इन 33 व्यंजनों को हम 3 भागों के अंतर्गत बांटते हैं। तो सबसे पहले है जो व्यंजन है जिन्हें इनका भेद है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन और फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ये जो है व्यंजन है उच्चारण के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देखिए, कदायो मानो शानम स्पर्श, यानी वैसे यदि हम सिंपल भाषा के अंतर्गत इसकी परिभाषा देना चाहें तो मुख विवर से, यानी हम जब भी किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो मुख विवर से जो हवा निकलती है वो मुंह के जो भी अवयव हैं उन अवयवों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, यानी स्पर्श करते हुए तीव्र गति से बाहर निकलती है। तो कहने का अर्थ है मुख विवर से जो हवा है मुख के जो अवयव है उनको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो वहां पे स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श का अर्थ है जब भी आप व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो ये जो जीवा है, यानी ये जो जीभ है हमारी, जो मुंह के अंतर्गत कहीं न कहीं स्पर्श करते हुए बाहर जो हवा को छोड़ेगी, जैसे क, ख या च, ट, त, यानी चाहे वो दंतों पे हो, दांतों पे हो या मसूड़े पे हो या कंठ पे हो, यानी कहीं न कहीं ये जो व्यंजन है जो जीभ है हमारी स्पर्श करती है और उस स्पर्श के कारण इन जो व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है क वर्ग, यानी क वर्ग के जो भी जो व्यंजन है जैसे क, ख, ग, घ, ञ, ये सारे के सारे उच्चारण है क वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो इनको भी हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी तरह च वर्ण के अंतर्गत च, छ, ज, ञ,
तो ये भी है च वर्ण के अंतर्गत है, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसी तरह ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये भी है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये भी है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतिम है प वर्ग, यानी प वर्ग के जो भी पांचों अक्षर है प, फ, ब, भ और म, कहने का अर्थ है क, च, ट, त और प, ये जो पांच वर्ण है वर्ग है, इन पांचों वर्गों के सभी जो व्यंजन है वो स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। तो जब इनको हम सभी को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25। यानी स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो आपको बताना है 25, यानी 25 से स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। फिर स्पर्श व्यंजन के बाद में आता है आपके अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या होता है कि जब इसका उच्चारण स्वर के बाद में करते हैं, या फिर जो य, र, ल, व, स, स, ह, यानी इन जो स्वरों से, यानी इन ये जो अंतस्थ के अंतर्गत है यणो अंतस्थ, यानी य वर्ग के जो भी य, व, र और ल, यानी जिन्हें हम यवर्ण कह सकते हैं, तो ये अंतस्थ के अंतर्गत आता है। य, र, ल, यानी हिंदी के अंदर तो ये होता है य, र, ल और व, जबकि संस्कृत के अंतर्गत होता है य, व, र और ल। इन व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ये 4 होते हैं। फिर है इसके बाद में आता है उष्म। उष्म व्यंजन है, ये है सला, उष्माणा, यानी स के जो भी वर्ण व्यंजन आते हैं जैसे स, श, स और ह, ये चारों के चारों जो व्यंजन है ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का अर्थ जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे जो वर्णों के उच्चारण में उष्मा का जो आगत होता है, इस प्रकार की हमें जो है हमारे मुंह के अंतर्गत है जीवा के द्वारा उष्मा उत्पन्न की जाती है। जैसे हम बोलते हैं श, तो एक तरह के जो रगड़ करते हुए मुंह से बाहर निकलते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें उष्म व्यंजन कहा है। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। देखिए ये तो है सारे के सारे संस्कृत की जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत आए हैं। फिर कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं, कहने का अर्थ होता है दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी स्वतंत्र रूप नहीं होता। जैसे कि ये श अक्षर, तो ये जो है क और श से बना है, तो ये क्षत्रिय लिखते हैं हम, तो ये जो अक्षर वाला ये श है क और श से बनता है। इसी तरह लिखते हैं ये त्र, तो ये त्र है, ये त और र, यानी त व्यंजन और र व्यंजन से मिलकर के बना है। इसी तरह ये है ज, यानी ज, जिसे हम इसका उच्चारण है वैसे ज के रूप में करने शुरू हो गए, जबकि सही उच्चारण है इसका ज, यानी ये ज और यहाँ से मिलकर के बना है ज, यानी इनका ज के आगे ज कहते हैं। ये भी है दो जो व्यंजन है, इन दो व्यंजनों के संयोग से बना है। फिर व्यंजन के बाद में आता है, जैसे हमने वर्णमाला के 3 जो प्रकार में पढ़े थे व्यंजनों के, जिसमें सबसे पहले था स्वर, फिर था व्यंजन और फिर है अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बाद में कुछ ऐसे जो व्यंजन भी है जो जिनका उच्चारण है इन भाषा के अंतर्गत करते हैं, यानी ये आए हुए हैं या ये व्यंजनों के बाद में अनुसरण करते हुए इनका उच्चारण करते हैं। जैसे सबसे अयोगवाह के अंतर्गत है 5 अयोगवाह है, जिसमें सब 5 अयोगवाह के 5 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अनुस्वर, यानी अनुस्वर का उपयोग हम कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अनुस्वर का उपयोग है अंतस्थ और उष्म व्यंजन के बाद में स, य, र, ल, व और स, स, ह, इनके पहले कोई भी पंचम अक्षर आए तो वहां इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे ये अंश, तो ये अ और न और स लिखे नहीं, अंश, ये जो है ये बिंदी का उपयोग किया जाता है। जैसे हंस, तो स से पहले ये जो है बिंदी का उपयोग किया है, अनुस्वर का उपयोग किया जाता है। फिर है अनुनासिक,
यानी जो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत है चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है, और ये जो है यहाँ वहाँ इस तरह के जो व्यंजन होते हैं वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। यानी इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के द्वारा होता है, इसलिए ये अनुनासिक कहलाता है। और पंचम अक्षर होता है जिन्हें हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है। जैसे ज्ञ, ना, ना, तो ये केवल है उसमें आए। जैसे माँ, तो ये नाक से उच्चारण होने वाले नासिकीय, और नाक और मुख दोनों से होते हैं तो उन्हें अनुनासिकीय कहते हैं। इसी तरह आता है फिर विसर्ग, यानी विसर्ग का उच्चारण है स और र के रूप में किया जाता है। यानी जैसे रामः, ये विसर्ग का उच्चारण है अर्ध ह के रूप में किया जाता है, यानी आधा ह होता है उसके रूप में इसका उच्चारण विसर्ग का किया जाता है। और विसर्ग का उपयोग शब्द के अंतर्गत है र और श के रूप में किया जाता है। जैसे रामश या बानु, बानुर, तो ये र और श के रूप में इस विसर्ग का उच्चारण किया जाता है, और ये दो बिंदी के रूप में विसर्ग को हम लगाते हैं। फिर है जीवहा मूल्य, यानी ये जो जीहा मूल्य है ये भी आयोग के अंतर्गत आते हैं, और ये क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का जो आधा रूप होता है उसके रूप में जीहा मूल्य का उपयोग किया जाता है, यानी क और ख से जो भी शब्द है क और ख से उच्चारित होने वाले उनसे पहले उपयोग किया जाता है इनका। जैसे श करोति, शह करोति, इसी तरह शह खादति, यानी ख से पहले विसर्ग का उपयोग किया जाता है तो वो जीहा मूल्य के अंतर्गत आता है। और इसी तरह है उपदम्यम, यानी प और फ से पहले यदि अर्ध जो विसर्ग है उसका उपयोग किया जाता है तो वो उपदम्य के अंतर्गत आता है। और इसका भी उपयोग है हम जैसे वृक्षः फलन्ति, वृक्षः फलन्ति, यानी ये जो विसर्ग है अर्ध विसर्ग है, पूर्ण विसर्ग के रूप में इसका उच्चारण नहीं होता है। इसी तरह से क पचति, यानी क के बाद में ह की थोड़ी सी हमें आवाज जो उच्चारण होता है इसलिए ये प से पहले आ रहा है, तो इस तरह से ये उपदम्यम का उपयोग भी करते हैं। तो इस तरह जो आज हमने वर्णमाला के बारे में, व्यंजन और आयोगवाक के बारे में पढ़ा था, और इसी तरह ये जो है वर्ण परिचय के अंतर्गत है, हमने 3 भागों के अंतर्गत संपूर्ण है, स्वर है, व्यंजन है और अनुनासिक आयोगवाक है, इन तीनों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब अगले भाग के अंतर्गत है, अगले अध्याय के अंतर्गत है हम इन जो स्वर है, व्यंजन है, आयोगवाक है, इन सभी के जो उच्चारण स्थान, यानी हमारे मुंह में इनका उच्चारण कहाँ पे होता है, उस उच्चारण स्थान के बारे में अगले अध्याय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।